नमस्कार प्रिय छात्रों, हम पुनः लौटे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में हमने पूर्व में उदारवादी आंदोलन, उग्रवादी आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड कर्जन, उनकी दमनात्मक नीतियाँ, लॉर्ड लिटन और उनकी दमनात्मक नीतियाँ और राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों पर पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। आज हम महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदार होने से पूर्व जो जो इम्पोर्टेंट घटनाएं घटित हुई थी उन पर चर्चा करेंगे। जैसे हमने पूर्व में पढ़ चुके हैं, सूरत विघटन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बंगाल विभाजन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उससे आगे जो इम्पोर्टेंट सवाल आपके एग्ज़ाम्स में बन सकते हैं उनसे रिलेटेड हम देखेंगे लखनऊ समझौता। ये लखनऊ समझौता क्या था? ये उसी की परिणति थी 1907 में जो सूरत विघटन हुआ था उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच में। और उसके बाद जो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, जो कैसे हुआ? कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। ये किसके मध्य हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की स्वायत्तता की मांग स्वीकार कर ली एवं कांग्रेस ने 1909 के जो सुधारों की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की योजना को स्वीकार कर लिया और दोनों मिलकर कार्य करने हेतु सहमत हुए थे। हम देखेंगे कि 1909 के अधिनियम में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन अधिकार प्राप्त हुए थे, जिसको कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया था और लगातार वो अंग्रेजों पर दबाव बना रहे थे कि इसको समाप्त किया जावे। और 1916 से पूर्व मुस्लिम लीग जो कांग्रेस मांग कर रही थी, मुस्लिम उस मांग को नहीं स्वीकार कर रही थी, स्वशासन की मांग को कांग्रेस लगातार मांग कर रही थी अंग्रेजों से कि उन्हें शासन में भागीदारी दी जाए और उन्हें स्वशासन यानी खुद का शासन प्रदान किया जाए। तो उसमें मुस्लिम लोग भागीदारी या मुस्लिम लीग भागीदारी नहीं कर रही थी। तो मुस्लिम लीग ने इस मांग को मान लिया और इस समझौते की परिणति यह हुई कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस पुनः साथ मिलकर कार्य करने लगे। तो लखनऊ समझौता इंपॉर्टेंट है। ये किसके मध्य हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य। मुस्लिम लीग ने तो कांग्रेस की इस बात को मान लिया कि उन्हें स्वशासन प्रदान किया जाए और कांग्रेस ने सांप्रदायिक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन जो प्राप्त हुआ था मुसलमानों को, उसको स्वीकार कर लिया। इन दोनों मुद्दों पर जब सहमति बन गई तो ये लखनऊ समझौता पूर्ण हो गया। अगला सवाल है होम रूल लीग। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। होम रूल यानी स्वशासन, होम यानी घर और रूल यानी कानून यानी स्वयं का शासन। होम रूल लीग वैधानिक उपायों द्वारा स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से अप्रैल 1916 में बेलगांव में, तिलक ने सितंबर 1916 में और एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। तो होम रूल लीग का अर्थ पहले समझ लेंगे। कानूनी उपायों से, वैधानिक उपायों से या कानूनी उपायों से स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से होम रूल लीग की स्थापना की गई। कब की गई? अप्रैल 1916 में तो बेलगांव में किसने की? तिलक ने की। और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। अब इसमें सवाल आपके एग्जाम में आ जाता है कि होम रूल लीग के उद्देश्य क्या थे? तो आपको बताना है कानूनी उपाय द्वारा स्वशासन प्राप्त करने का प्रयास होम रूल लीग का था। दूसरा, इससे के प्रमुख नेता कौन थे? तो तिलक और एनी बेसेंट थे। तिलक ने कहाँ होम रूल लीग की स्थापना की? तो आप बताएंगे बेलगांव में। और एनी बेसेंट ने कहा की? तो आप बताएंगे मद्रास में। अगला सवाल है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उस समय की बड़ी घटना थी और इसी के फलस्वरूप क्या हुआ था? जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था या जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो रॉलेट एक्ट 1919 में आया और रॉलेट एक्ट के अनुसार क्रांतिकारी व सरकारी विरोधी गतिविधियों में संलग्न भारतीयों को बिना किसी साक्ष्य के मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। यानी कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साक्ष्य के, केवल संदेह के आधार पर, बिना किसी साक्ष्य के केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, जो बहुत ही
मतलब इस प्रकार का कानून था कि किसी व्यक्ति को उठा के नज़रबंद कर सकते थे और कह देते कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। तो इसके बारे में मोतीलाल नेहरू ने कहा, यह बिना अपील, वकील और दलील की व्यवस्था है, जिसमें कोई किसी प्रकार की कोई अपील नहीं हो सकती, कोई वकील नहीं हो सकता, कोई दलील नहीं हो सकती। केवल संदेह के आधार पर व्यक्ति को कारागार में डाला जा सकता था, जो बहुत ही इस तरीके का कानून था, यानी व्यक्ति के समस्त अधिकारों का एक तरीके से हनन था, यानी कि उसके पास कोई भी अधिकार नहीं था। व्यक्ति कहीं जा रहा है और व्यक्ति और अंग्रेज़ों को अगर लगता था कि ये व्यक्ति क्रांतिकारी रूप से या किसी न किसी संगठन से जुड़ के उनके हितों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो उसे नज़रबंद कर देते थे और फिर उसके बारे में कोई चर्चा या बहस या कोर्ट में उनके बारे में कोई वकील दलील नहीं होती थी। इसी के फलस्वरूप क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी आपके एग्जाम्स में सवाल आ सकता है। रॉलेट एक्ट के विरोध में 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता सतपाल किचलू और सैफुद्दीन किचलू को नज़रबंद कर दिया गया। रॉलेट एक्ट के चलते क्या किया था, पंजाब के दो नेता थे, 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता कौन थे, सैफुद्दीन किचलू, और किचलू को गिरफ्तार या नज़रबंद कर लिया था। और इसी के विरोध में क्या हो रहा था, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा की जा रही थी कि भाई हमारे दो नेताओं को बिना किसी वजह के 1919 के रॉलेट एक्ट के तहत उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, और गिरफ्तार करने के लिए वहाँ उन्हीं पे बहस करने के लिए एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। कहाँ पर, अमृतसर में, जिस पर सैनिक शासन के प्रमुख जनरल ओ डायर ने के निर्देश में बाग से निकलने के, जलियांवाला बाग से निकलने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए और अंधाधुंध निहत्थे लोगों पर गोलीबारी की गई, जिसमें 1000 लोग लगभग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। और इस नरसंहार के विरोध में क्या हुआ, जो हमारे प्रसिद्ध कवि थे रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपनी नाइट की उपाधि सरकार को लौटा दी, और जो शंकर नायर ने वापस राय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया, वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। शंकर नायर ने क्या किया, वायसराय की जो कार्यकारिणी में शंकर नायर जी थे भारतीय, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अब एक सवाल जो आपके एग्जाम में बन सकता है वो है खुदाई खिदमतगारा। खुदाई खिदमतगार, ये इन्हें क्या कहते थे, इनका नाम उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के प्रसिद्ध पख्तून नेता अब्दुल गफ्फार खाना, क्या था नाम, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रसिद्ध पख्तून नेता अब्दुल गफ्फार खान ने एक संगठन बनाया जिसे खुदाई खिदमतगारा के नाम से या खुदाई खिदमतगार के नाम से जाना जाता है, और इन्हें उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गांधी भी कहा जाता है, यहाँ ध्यान रखेंगे। ये स्वयंसेवकों द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। इन्होंने क्या किया था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या भाग लिया था, सक्रिय भागीदारी निभाई थी। गांधी जी का जो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें अब्दुल गफ्फार खाना के स्वयंसेवकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। तो एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि भाई खुदाई खिदमतगार जो संगठन था वो कहाँ का था, तो हम बताएंगे उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत का था या सीमा प्रांत का था। इसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे, तो हम बताएंगे अब्दुल गफ्फार खान थे। और इन्होंने क्या कार्य किया, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। ठीक है, अगला और इम्पोर्टेंट सवाल है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की थोड़ी सी अपन पहले हिस्ट्री में चले जाते हैं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से लेकर 18 के मध्य, तो अंग्रेज़ों ने भारतीय मुसलमानों से मांग की थी कि वो प्रथम युद्ध में उनका साथ दें, और अगर वो उनका साथ देते हैं, जो टर्की का उनका खलीफा है, टर्की में मुसलमानों का खलीफा जो पद है उसको वो बरकरार रखेंगे और उन पर कोई आंच नहीं आने देंगे। लेकिन इसके विपरीत होता क्या है, अंग्रेज टर्की के सुल्तान को फांसी की सज़ा दे देते हैं, और इसी के विरोध में भारत में क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन चलाया गया। भारतीय मुसलमानों ने विश्वासघात का आरोप लगाते हुए क्या किया, खिलाफत आंदोलन चलाया।
तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रथम महायुद्ध में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मुसलमानों को टर्की के सुल्तान की स्थिति को यथास्थिति बनाए रखने के संबंध में आश्वासन दिए थे। बिल्कुल ठीक है। किंतु युद्ध के पश्चात ब्रिटेन ने सेवर्स की संधि द्वारा टर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए। इससे टर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानने वाले भारतीय मुसलमान ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो गए और उन्होंने खिलाफत आंदोलन, खलीफा की सत्ता की पुनर्स्थापना, खिलाफत आंदोलन का अर्थ है खलीफा की सत्ता की पुनर्स्थापना आंदोलन चलाया। तो वापस समझ लेते हैं इसको। फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मुसलमानों को टर्की के सुल्तान की स्थिति को यथास्थिति बनाए रखने के संबंध में आश्वासन दे दिए थे और इसके एवज में भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों का साथ दिया था प्रथम विश्व युद्ध के समय। किंतु युद्ध के पश्चात जो ब्रिटेन ने सेवर्स की संधि की, उस संधि द्वारा टर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए और टर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानने वाले भारतीय मुसलमान इस बात से रुष्ट हो गए और उनके ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो गए और उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया? खिलाफत आंदोलन चलाया, यानी खलीफा सत्ता की पुनर्स्थापना। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया एवं यह पहला आंदोलन था जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन करने का निश्चय किया गया। इसलिए खिलाफत आंदोलन इंपॉर्टेंट है कि इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर अंग्रेजी सरकार का विरोध किया था। अब हम देख लेते हैं हंटर कमेटी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उस हत्याकांड का पूरे भारत में व्यापक विरोध हुआ। इस व्यापक विरोध के चलते ही अंग्रेजी सरकार ने जांच के लिए कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम रखा गया हंटर कमेटी। क्या रखा गया? हंटर कमेटी रखा गया। लेकिन कमेटी ने हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल ओडायर को दंड देने की सिफारिश के स्थान पर क्या कहा? कर्तव्य से सत्यनिष्ठ लेकिन गलत धारणा पर आधारित बताते हुए परोक्ष रूप से उसका समर्थन किया। कि उन्होंने कहा कि भाई कर्तव्य से तो ये सत्यनिष्ठ व्यक्ति है। कौन? जनरल ओडायर, क्योंकि वो अंग्रेजी सरकार का कार्य कर रहा है और पूरी ईमानदारी से कर रहा है, लेकिन धारणा उसकी थोड़ी गलत हो गई कि उसने गोलियां चलवा दी। तो इस प्रकार अंग्रेजी सरकार ने जो हंटर कमेटी बनाई थी उसने परोक्ष रूप से, यानी प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लेकिन परोक्ष रूप से किसका समर्थन कर दिया? जनरल ओडायर का समर्थन कर दिया। धन्यवाद छात्रों। फ्रेंड्स, कल हम देखेंगे गांधी जी, हम कल गांधी जी को स्टार्ट करेंगे, गांधी जी के असहयोग आंदोलन को देखेंगे। धन्यवाद।